हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। मैं स्वागत करता हूं आपका एक इस चैप्टर में जिसका नाम है ऑसिलेशन। और आपको पता है कि 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये तीसरे लेक्चर के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं और मुझे लगता है कि आज ये फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि आपने 2 लेक्चर एंजॉय किया होगा और बोर्ड की तैयारी चल रही है और इस बोर्ड की तैयारी में हम आपके साथ हैं। सारे चैप्टर्स हम आपको कवर करवाएंगे, पूरा टाइमलाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आज नहीं अगली लेक्चर में जब हम नए चैप्टर के साथ आएंगे तो, है ना। और ऑलमोस्ट ये फरवरी स्टार्ट में या जनवरी एंड तक ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा सारा लेक्चर। तो आप बड़े ध्यान से बने रहिए और दूसरों को भी शेयर करिए जिनको भी डर लग रहा है फिजिक्स में महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसके आगे हम ये चीज़ अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। एंगुलर एसएचएम अपने को पढ़ना है। हमने क्या क्या कवर किया था, तो हमने इसके पहले कवर किया है टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, उसका ग्राफ कैसे होता है, वो चीज़। और हमने साथ साथ में ये भी देखा कि बोर्ड में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में किस तरीके से आता है। तो मैं आपको फिर से वो पेपर पे लेके चलता हूँ जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के आए हुए हैं, उनका कलेक्शन जो है मैंने बताया था आपको। तो यहाँ देखिए, अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम के अंदर पूछा है डिफाइन एन आइडियल सिंपल पेंडुलम शो दैट अंडर सर्टेन कंडीशन सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जैसा ये ट्रीट करता है, मार्च 2013 में पूछा है। सिमिलरिटी आगे भी और कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, डिफाइन प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम so that motion of bob of pendulum with small amplitude is linear SHM, ठीक है। hence obtain an expression for its time period, what are the factors on which its period depends, ये भी है इसके अंदर, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता वो भी हम देखेंगे, ठीक। आप ये सब नोट करते चलना कि कहाँ कहाँ ये आया है। आप देखो 2016 में ये आया था। उसके बाद इसमें और भी डिफाइन एन आइडियल सिंपल पेंडुलम 2018 में आया था। डिफाइन सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम मतलब वही होता है इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, है ना, उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। उसके बाद पूछा है कि, और देखो और कहाँ है, अक्टूबर 2013 में ये पूछा था, वही सेम सवाल है। उसके बाद एंगुलर एसएचएम की बात करी गई है, तो एंगुलर एसएचएम की भी हम बात करेंगे। एंगुलर एसएचएम का ही एक एग्जांपल है वो आपका डिफाइन सॉरी सिंपल पेंडुलम वाला। और दूसरा और भी जैसे ट्विस्टिंग होता है, ये रॉड है समझ के चलो, और इसमें तुमने नीचे डिस्क लगा दिया, उसको आप ऐसा रोटेट करके छोड़ दोगे तो ऐसा 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 होता रहेगा। ये भी एक एंगुलर एसएचएम का ही एग्जांपल है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर अभी थ्योरी पार्ट देखते हैं। आप नोट करिए, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है, तो उसकी चिंता आप ना करो। तो एंगुलर एसएचएम हम देखते हैं यहाँ पे, एंगुलर एसएचएम क्या है। तो जैसा कि हमने लीनियर एसएचएम देखा था ना, तो उसी के जैसा थोड़ा सा है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में एंगल बनता है, उसमें क्या बनता था, उसमें लीनियरली हम मूव करते थे, इसमें एक कर्व के अलावा एक सर्कल के अलावा हम इसमें मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। इन दिस केस द बॉडी परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ। किसके जैसा, किसके पाथ पे मूव करेगा, ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। सिंपल पेंडुलम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये हमने बोला था आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम उसका एक एग्जांपल है। तो मान के चलो कि यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको मूव करा, इसको मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपका एक फिक्स्ड सपोर्ट है और ये आपकी रस्सी है ना, ये आपका क्या है, बॉब है, जिसको बॉब कहते हैं वैसे, ठीक। अब ये यहाँ से हमने इस पोजिशन पे, है ना, इस पोजिशन पे हमने इसको ले जा करके छोड़ा। जब यहाँ पे ले जा करके रिलीज करेंगे, तो जैसे ही तुम यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स mg लग रहा था और यहाँ भी क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। तो mg फोर्स सदा ही लग रहा है। अभी इसमें कुछ फर्क है। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं, एक टेंजेंशियली और दूसरा अलोंग द रेडियस। अब ये एंगल मान के चलिए कि अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये mg अगर है तो उसके लाइन के अलोंग द रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। आपको सिखाया गया है कि जो भी आपका एंगल जिससे भी बन रहा है उसके लाइन में अगर आप तोड़ने वाले हो कंपोनेंट, तो फिर कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, एम जी
साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे ये देखिए कॉस थीटा जो है वो इसके अलोंग है, इसके वजह से टेंशन में फर्क आएगा, है ना, इधर पे टेंशन लग रहा है। और जो एम जी साइन थीटा है ये एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है, यही इसको इधर लेके आएगा, टेंजेंशियल फोर्स है। और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टॉर्क लगता है, क्या लगता है भाई साहब, टॉर्क। टॉर्क आपने पढ़ा होगा, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एल हम ले लें तो असल में एम जी साइन थीटा इंटू एल ये आपका टॉर्क है, जो कि उसको ड्राइव करने में, वहां से यहाँ ले जाने में उसको मदद कर रहा है। एम जी कॉस थीटा की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, उसके अलोंग है, ठीक है, क्योंकि इस सेंटर से पास कर रहा है, तो इससे ये दूरी जो है ये एल है, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगा, तो इस टॉर्क का नाम होता है रीस्टोरिंग। क्या नाम होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ही आगे आ रहा है, जैसे उसमें रीस्टोरिंग फोर्स था, इसके अंदर क्या है, टॉर्क रीस्टोरिंग, इसकी वजह से ही आगे ये मूव करेगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो है दो एक्सट्रीम होंगे, एक मीन पोजीशन होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ से रिलीज किया, तो उस वक्त पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो, इस जगह पर जैसे आपने छोड़ा है। और जैसे ही वो आपने छोड़ा है तो यहाँ पे जीरो है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ओमेगा की स्पीड बढ़ेगी, है ना, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम है। अल्फा कहाँ से आया, तो जिस तरीके से आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सिमिलरली टॉर्क बराबर ये होता है आई इंटू अल्फा। क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ये लीनियर के लिए है ना, और ये किसके लिए है, एंगुलर के लिए है। आई बात समझ में, है ना। तो आई इंटू अल्फा कुछ इस तरीके से है। तो फिर आप देखो कि चूंकि अगर टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है यहाँ पर, तो अल्फा भी यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, जैसे कि वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, और अल्फा मैक्सिमम है, मतलब अल्फा है, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, पर अल्फा है ना, तो अल्फा अगर है तो उसके स्पीड को वो चेंज करेगा। तो अगर ओमेगा यहाँ पे जीरो था स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, वहां से स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी। वो आगे जैसी बढ़ी, इस जगह पर आते आते अल्फा हो गया कितना, जीरो, एकदम से बीच में, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में टॉर्क कितना लग रहा है, इस जगह पे टॉर्क लगता है जीरो, तो अल्फा भी कितना हो गया, अल्फा भी हो गया जीरो। और अल्फा अगर जीरो हुआ तो फिर आगे ओमेगा का बढ़ना बंद हो जाएगा, ओमेगा का बढ़ना बंद हो जाएगा, और फिर आगे जो है क्रॉस करेगा, और फिर अल्फा फिर धीरे धीरे फिर से इंक्रीज होगा जैसे इसको क्रॉस करेगा, पर अल्फा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अल्फा स्टार्टिंग में इधर था, मतलब आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज, और इधर से जाएगा तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। और यहाँ पे एक्सट्रीम पर ओमेगा जीरो, अल्फा मैक्सिमम, और मीन पर जो है मीन पोजीशन पे अल्फा जीरो और ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उधर पे था। अच्छा, इसके अंदर जैसे वहाँ पे हम फोर्स बराबर माइनस के इंटू एक्स करते थे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हुआ करता था। इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, एंगुलर एसएचएम के अंदर आपका फोर्स नहीं, क्या होगा, टॉर्क, जैसे हमने यहाँ सीखा है टॉर्क। और जैसे यहाँ पे एक्स था तो उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। जैसे देखो यहाँ पे थीटा, ये एंगुलर पोजीशन का चेंज है, उसमें लीनियर पोजीशन का चेंज था जिसको हम एक्स से डिनोट करते थे, इसमें एंगुलर पोजीशन का चेंज है जिसको आप थीटा से डिनोट करेंगे, इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे माइनस एक कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस के टी थीटा हो जाएगा, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट कह सकते हैं आप, वहाँ पे उसको फोर्स कांस्टेंट कहते थे, इसमें किसको, इसमें क्या कहोगे, टॉर्सनल कांस्टेंट कहोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला जैसे आई अल्फा था, तो अल्फा जैसे वहाँ पर आपको याद होगा एक्सेलरेशन हमने लिखा था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा जो है क्या लिखोगे आप, अल्फा लिखोगे एक्स की जगह पे थीटा होता है, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, और कहीं ना कहीं आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के टी इंटू थीटा हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको आई से, आप अगर आप डिवाइड कर लो, याद रखना जो काम लीनियर में मास का होता है वही काम एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, जो काम लीनियर में फोर्स का होता है उसके करस्पॉन्डिंग भाई साहब जो है वो एंगुलर में टॉर्क है, तो उसी करस्पॉन्डिंगली हमने चेंज किया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे के टी अपॉन आई आएगा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे उधर भेज दिया हमने तो के टी अपॉन आई, और माइनस था तो इधर लेके आ गया, तुम्हारा क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे इंटू थीटा हो गया, बराबर हमने जीरो कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चीज़ फिर से कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने किया था ओमेगा, वैसे यहाँ पे आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बराबर जीरो। फिर से ओमेगा, ध्यान दें यहाँ पर ये ओमेगा और ये ओमेगा में फ़र्क है। ये ओमेगा हमारा एंगुलर स्पीड है, एंगुलर एसएचएम में जो भी एंगुलर पोजीशन वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है वो, और ये ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने डिस्कस किया था। आई बस में दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंगुलर एसएचएम के लिए हो गया। आगे बढ़े, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, जैसे वहाँ पर रूट अंडर के अपॉन एम था, यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया, रूट अंडर के टी अपॉन आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जैसा हमने वहाँ पे किया था, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई/ओमेगा हो जाएगा, तो 2 पाई/ओमेगा, तो यहाँ पे आई अपॉन के टी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब टाइम पीरियड हम सिंपल पेंडुलम का निकाल के देखते हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा था। सिंपल पेंडुलम में हम कैसे करेंगे वो हम ज़रा समझते हैं, ठीक। चलो अब देखो, तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें टॉर्क लिखना है, फिर टॉर्क को इक्वेट करना है ना। किसके साथ इक्वेट करना है, जैसे हमने सम कांस्टेंट इनटू थीटा किया, फिर कांस्टेंट को हम केटी कहते हैं जैसे वहाँ पे था, फिर अपॉन आई से डिवाइड कर देंगे, फिर ओमेगा निकल जाएगा। तो एक ही करके ध्यान में रखते हैं। अगर आपको एंगुलर वाला नहीं भी याद है तो आपको एटलीस्ट ये तो याद रखना चाहिए, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और फिर मैं अपनी याद से लिख रहा हूँ, और उसके बाद ए इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, है ना, के अपॉन एम को ओमेगा, वैसे ही यहाँ भी टॉर्क बराबर माइनस के टी इंटू थीटा, है ना, जो भी थीटा के बगल में होगा उसको के टी कहेंगे, यहाँ पे एक्स के बगल में था उसको के कहते थे। जो भी हो, जरूरी नहीं कि वो के ही दिखे, कुछ और भी हो सकता है ना, वो बस के उसका नाम है ना, कांस्टेंट है बस वो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, माइनस के टी इंटू थीटा, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा आपका माइनस के टी अपॉन क्या, आई, है ना, इंटू थीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी इसी को हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना हुआ, तो 2 पाई/ओमेगा, और यहाँ भी ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला लगेगा, पर ओमेगा क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरा टारगेट है कि ये या तो फिर ये लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम ये करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे हमने क्या कर दिया, इसको बॉब को यहाँ से यहाँ तक मूव करवा के लेके गए। यहाँ पर पोजीशन यहाँ से यहाँ जब हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा, मीन पोजीशन से, ठीक है, उस रेफरेंस लाइन से, और एंगल जो थीटा बना है, तो और ये फोर्स है, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू होगी टॉर्क इक्वल्स टू ये वाला जैसे हमने पढ़ा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप वैसे ही कर सकते हो, इसके दो कंपोनेंट आपने किया, इधर और इधर, अभी अभी किया था हमने, वो वही देख लेते हैं। देखो एम जी इंटू, हाँ, एम जी साइन थीटा इंटू एल है ना, तो क्या है, एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो देखते हैं एम जी साइन थीटा इंटू एल कैसे हमने लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है हमने, एम जी साइन थीटा इंटू एल, ऐसा, ठीक है। अब चूंकि रीस्टोरिंग है इसलिए हमने माइनस लगाया है, क्योंकि थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन अलग है। आपने यहाँ से लीनियरली, सॉरी, इस रेफरेंस लाइन से आपने देखा जाए तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन कैसा है, एंटीक्लॉकवाइज आपने किया है, और टॉर्क ऐसा लग रहा है, तो उल्टा है ना, इसीलिए क्या लगा दिया हमने, माइनस, समझने के लिए ना, उल्टा होता है तो उसको माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगता है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए। छोटा का मीनिंग क्या है, क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या 0.1 डिग्री, नहीं। थीटा छोटा का मतलब है, प्रैक्टिकली मैं बता दूं आपको, 14-15 डिग्री तक छोटा माना जा सकता है। 30 डिग्री को आप छोटा नहीं मानोगे, लेकिन 10-12-14 डिग्री अगर है तो आप छोटा मान सकते हैं, उसके लिए ट्रू है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है, टेन थीटा बराबर थीटा होता है, तो वही चीज हमने लगा लिया, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। ओके, ये तभी ट्रू है जब ये चीज किस में हो, रेड इन में। हम ऐसा नहीं लिखेंगे साइन 10 डिग्री बराबर 10, गलत हो जाएगा, है ना। 10 डिग्री को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, मतलब पाई/18 रेडियन, तो साइन पाई/18 बराबर पाई/18, सिंपल ऐसे लिख दो, तो ऐसे चल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप ये करके देखना, ऐसा ही आता है रेडियन में अगर आपने किया है तो। ओके, चलें बढ़े आगे। ओके, तभी यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया,
तो अभी साइन थीटा को जब हमने थीटा रिप्लेस किया तो एम जी एल इंटू क्या हो गया, थीटा हो गया। अभी हमने क्या बताया आपको, टॉर्क का पड़ोसी, टॉर्क का जो आपने इक्वल लिखा, थीटा का जो पड़ोसी है उसको हम क्या बोलेंगे, के टी बोलेंगे। थीटा का जो पड़ोसी है उसको क्या बोलेंगे हम, के टी कहेंगे। तो वैसे ही के टी हमारा हो गया, यानी ये वाला जो हमारा है ना एम जी एल, ये क्या है, के टी है, टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा, फिर टॉर्क हमने टाइम पीरियड के लिए पढ़ा, 2 पाई बाई ओमेगा लगा दो, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा असल में के टी अपॉन आई का रूट है ना। तो ओमेगा अपॉन ओमेगा है, इसलिए उल्टा करके लिखोगे आई अपॉन के टी, यानी आपको क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू के टी। समझ गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट इस मास का, चूंकि ये रोटेशन में है, तो इसमें इससे हम अगर धागा बांध के ऐसे नचाएंगे ना, ऐसे नचाएंगे, इसको नचाना कहते हैं, घुमाएंगे, तो अगर एल दूरी है तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई साहब, एम एल स्क्वायर है। तो एम एल स्क्वायर होगा, तो हमने एम एल स्क्वायर किया उसको, है ना, एम एल स्क्वायर किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम एल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और नीचे में एम जी एल है, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ये सब काट कूट के आया है टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। क्या आया है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, है ना। तो इस तरीके से आया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, तो इसका उलट के लिख लो। तो उल्टी पलटी करी हमने, तो फिर कुछ ऐसे आ गया, समझ गए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। एक चीज़ में ध्यान देना है कि क्या ये मास पे डिपेंड किया क्या, हम इसमें अगर 1 kg का मास डालेंगे कि 5 kg का डालेंगे, दोनों का टाइम पीरियड एक ही है, अलग अलग है, एक ही है। किस पे डिपेंड करेगा, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। और एक्सपेरिमेंट आप कहाँ कर रहे हो, आप चांद पे कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। ऑब्वियसली पृथ्वी पे कहीं भी करो, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, टाइम पीरियड एक ही आएगा। लेकिन हाँ, ग्रह अगर आपने चेंज किया है, आप अलग ग्रह पे चले गए, तो टाइम पीरियड अलग आएगा। आई बात समझ में, है कि नहीं, है ना। लोग जाने लगे हैं आजकल ग्रह पे, इसलिए हम उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब है सेकंड पेंडुलम। ठीक है, सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक सवाल है। तो सेकंड पेंडुलम वैसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड। तो ये मैं बता दूं, ये तब होता है जब लेंथ हम 1 मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं, लेंथ पेंडुलम का 1 मीटर। देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ आपको। ठीक है, मान के चलो, उल्टा उल्टा समझते हैं। ये आपके पास धागा है, ये मास है, एल बराबर कितना बोला, 1 मीटर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, रूट अंडर सर एल बाई जी लें या जी बाई एल लें। कन्फ्यूज, उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप फार्मूला डिराइव करो। ठीक है, तो चलो हम एक बार ट्रायल लेते हैं। मान के चलो कोई बच्चा कहता नहीं सर ये तो जी बाई एल था, कन्फ्यूजन होता है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आपको इंस्टेंटली चेक करना है। देखो कैसे होगा। अभी क्या हो जाएगा, अगर जी बाई एल है तो जी का यूनिट वाइज चेक करो, जी कितना हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एल क्या हो जाएगा, मीटर। तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1/सेकेंड हो गया, है ना। यानी रूट अंडर 1/सेकेंड स्क्वायर मतलब कितना, अरे यार ये तो टाइम पीरियड नहीं है, ये तो गड़बड़ लिख दिया हमने। क्या लिख दिया हमने, ये तो फ्रीक्वेंसी लिख दी, यानी ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है, हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब ये सही है, ये मीटर और नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर मीटर कैंसिल होकर सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो उसका रूट हो जाएगा सेकंड, और जब सेकंड हो जाएगा वही तो टाइम पीरियड है ना। समझ गए, ओके। तो अच्छा चलो, समझ में आ गया हमको। अभी क्या करेंगे हम, अब जो है ये हमसे क्या बोला गया कि 2 पाई रूट अंडर एल, एल बोले तो 1 मीटर ले लो, जी बोले तो जी को हम पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ, है ना। पाई स्क्वायर का मीनिंग जी होता है, पाई मतलब 3.14, इसका सॉरी 14, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9.8 के बराबर आता है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर का कितना हो गया, रूट पाई हो गया। तो 2 पाई अपॉन पाई बोले तो कितना, सॉरी 2 आया ना। टाइम पीरियड 2 सेकंड, वही मैंने बोला था कि अगर 1 मीटर का लंबा अगर तुम धागा लेते हो ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आता है, और उसी को हम सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा टॉर्सनल पेंडुलम, हम आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। टॉर्सनल पेंडुलम क्या मीनिंग है, एक ऐसा आपके पास ये है रॉड, है ना, रॉड कह लो या वायर कह लो, मोटी सी वायर है ना। अब उस वायर को अगर तुमने ऐसा ऐंठना बोलते हैं ना, ट्विस्ट कर दिया हमने, ऐसा ट्विस्टिंग कर दी हमने,
जब हम ट्विस्ट कर देंगे तो क्या होगा, वापस से वो आना चाहेगा। जैसे कि मान के चलो जो सुबह सुबह हम वैसे दिखता है अपने को, मान के चलो आपके पास तौलिया है, टॉवेल कह सकते हैं आप उसको, अगर ट्विस्ट कर दोगे ऐंठ जाता है वो, वापस से उसको छोड़ दोगे तो वापस से आता है कि नहीं, वैसे ही वही इफेक्ट है इसके अंदर, किसके अंदर, अपने वायर के अंदर। पर हम नॉर्मल हाथों से नहीं कर सकते, पर उसको करा जा सकता है, अगर तो कुछ डिस्क विस्क लगा लिया जाए तो थोड़ा सा तो ट्विस्टिंग कर ही सकते हो। तो थोड़ी सी ट्विस्टिंग करी हमने, और ऐसा कुछ तो हमने एक ये लकीर खींच लिया इसमें रेफरेंस के लिए। तो ये मान के चलो हमने इसमें ट्विस्टिंग करी, इसमें ऐसे घुमाया, तो ये जो एंगल बना यहाँ से, ये लाइन उठ के वहां चला गया, वो एंगल जो बना उसको हम थीटा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, थीटा। तो फिर से बाकी वही सारी चीजें हैं, टॉर्क रीस्टोरिंग, ये वापस उसको रीस्टोर करवाएगा माइनस के टी इंटू थीटा, जो हमें इसके पहले सिंपल पेंडुलम में भी हमने यूज किया था, ठीक है वैसा। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो फिर से वही सारी राम कहानी हमने लिख रखी है, जो कि उसके अंदर अभी हमने पढ़ा था, है ना। फिर टाइम पीरियड सब कुछ वही लिखा है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाकी सारी चीज़ें वैसी है, तो ये लिखने को आएगा तो आप आसानी से लिख लोगे, हमें ये समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक और चीज़ है जो आपके बुक में दिया है ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट, क्या करेंगे हम, ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट का भी ऑसिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। बार मैग्नेट को अगर आपने ऐसा धागा से बांध करके रखा हुआ है, और तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होता है, किधर अलाइनमेंट होता है, नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नहीं, किधर होता है, नॉर्थ साउथ। तो इस नॉर्थ साउथ के अलोंग वो अलाइंड है, ऐसा समझ लो। फिर अगर उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे करे हुए हैं, थोड़ा सा टिल्ट करा तो वापस से अपनी जगह पे आएगा ना, क्यों आएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन बताने के लिए आपने उसको लाया है, तो कहेगा कि नहीं तो इधर नहीं इधर है। अच्छा, वैसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग जाता है अपने आप। जब रोटेट अपने आप थोड़े ना होता है, क्या लगता है, फोर्स, कुछ भी फोर्स तो लग रहा होगा तभी उसको मोशन में लाया। तो ऐसा यहाँ पे ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, कि मान के चलो कि इसका ये अलाइनमेंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये एन है और ये वाला एस है, इधर वाला राइट वाला एन है और लेफ्ट वाला एस है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समझ लो कि एक रेफरेंस लाइन है, और हमने क्या किया, इसको यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ रखा, और ये एंगल यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल से बन रहा है ना, वो कितना है एंगल, थीटा एंगल है, चलेगा। अभी जो तुमने इसको किया है ट्विस्ट थोड़ा सा, अब यहाँ पर एन है, तो एन वाले पे फोर्स किधर लगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, किधर फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसको इसमें फोर्स इस तरीके से दिखाया गया है, इस वाले पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इधर पैसे दिखाया गया। सोचिए इस रॉड को इधर से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, तो क्या वापस ही अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं आना चाहेगा, बिल्कुल आना चाहेगा जी। तो इसका मतलब वो रीस्टोरिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ भी जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग हुआ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ऑसिलेशन भी किसी एक की बपौती नहीं है, किसी एक का अधिकार नहीं है, ऑसिलेशन कहीं भी हो सकता है, खाली स्प्रिंग मत समझना ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्प्रिंग तो उसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एंगुलर सिस्टम में भी वही हमको दिख रहा है, पेंडुलम भी उसका एक एग्जाम्पल है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, डायपोल हो सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं जो कि हमको अलग अलग जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला बस आपको लिखने आना चाहिए, अगर टॉर्क का फॉर्मूला आपको लिखने आता है तो आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, और बेसिक आइडिया होना चाहिए टॉर्क को हमको माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा करना है ना। तो यहाँ भी टॉर्क हमने लिख लिया है एम क्रॉस बी, तो यहाँ पर हो गया फॉर्मूला हमारा एम बी साइन थीटा, एंड इफ दिस टॉर्क इज रीस्टोरिंग देन यू जस्ट पुट अ माइनस साइन, है ना, तभी वो जा करके रीस्टोरिंग कहा जाएगा। अदरवाइज हम माइनस साइन नहीं देते हैं, इसका मतलब हमने उसको घुमाया है नहीं, है ना, तो हमारा टॉर्क है। अभी वो टॉर्क आपका नहीं है, ये इन कॉम्बिनेशन का है, एन और एस बनकर के जो भी बना है हमारा एक मैग्नेट बना है उसका है वो टॉर्क, है ना, तो इसीलिए उसको रीस्टोरिंग कहते हैं। और जो आपने घुमाया है उसके अपोजिट, अगर आपने ऐसे घुमाया होता ना इधर, तो वापस से उसको इधर पे ले जाने की कोशिश करता है, फिर से रीस्टोरिंग कहलाता है ना। तो इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, बी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी।
अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये मैग्नेटिज्म का पार्ट है, वो अभी हम नहीं करने वाले, है ना। हम सिंपली ये करने वाले हैं कि आगे जाके ये क्या होने वाला है। अगेन इफ साइन थीटा इज थीटा, क्यों हो जाएगा वैसा, क्योंकि हमने स्लाइटली रोटेट किया। कैसे रोटेट किया, स्लाइटली, थोड़ा सा रोटेट किया है, ठीक है। तो माइनस एम इंटू थीटा आ गया। फिर से देखो ये मिल गया हमको, क्या मिला हमको कांस्टेंट मिल गया, है ना। हमको क्या मिला, कांस्टेंट मिल गया। तो जो कांस्टेंट मिला वही तो केटी है ना। तो अल्फा आई से नीचे कर दिए, तो फिर से ये चीज क्या बन गया, यही तो ओमेगा स्क्वायर है। समझे कि नहीं समझे। तुम या तो यहीं से एक केटी मान के चलो, केटी अपॉन आई करो, या फिर तुम उसको ऐसे लिख लो और आई अल्फा के फॉर्म में लिखो, फिर उसको ओमेगा स्क्वायर वहां देखो, कैसे भी कर सकते हैं। दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी रूट अंडर एम बी अपॉन आई, रूट अंडर एम बी अपॉन आई। वेरी गुड। अब जो ये है ओमेगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, है ना। तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से अगर आप देखो, जो ओमेगा है बाई ओमेगा है, मतलब 1 अपॉन ओमेगा, फिर से रेसिप्रोकल रूट अंडर आई अपॉन एम बी हो जाएगा। तो ये देखो नया टाइम पीरियड, नए फॉर्मेट के लिए नया कुछ कनेक्शन मिला हमको। हमने टाइम पीरियड पेंडुलम में सीखा, हमने टाइम पीरियड स्प्रिंग में सीखा, हमने टाइम पीरियड ये इसके अंदर सीख लिया। तो हर जगह पे अलग अलग कुछ तो दिख रहा है, लेकिन बेसिक एक ही है, 2 पाई बाई ओमेगा। आपको ओमेगा निकालने आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए। अब न्यूमेरिकल इसी पे होता है और हम कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल की क्लास आपकी अलग लगेगी, पहले हम थ्योरी खत्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। न्यूमेरिकल का एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा जिसके अंदर वो चीज़ सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको भी आप छोड़ना मत, उसको भी जरूर देखना। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों करके जाएंगे तभी मेरा 90 क्रॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हम गारंटी लेते हैं कि आपको 90 क्रॉस करवा सकते हैं अगर आप बने रहोगे हमारे साथ तो, ठीक है। ओके, अब देखो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के भी कुछ क्वेश्चन दिखा सकते हैं। तो एंगुलर एसएचएम हमारा खत्म हो गया है ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के भी कुछ क्वेश्चन हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखो डिफाइन एंगुलर एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लिखा था, यहाँ पे केटी की जगह पे सी लिखा है। देखो ये वाला जो अभी हमने सीखा था, मैग्नेटिक वाइब्रेशन, दिख रहा है, एकदम से सब आया हुआ है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू फालतू पढ़ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ आपको करना है, ठीक। देखो 2009 में पूछा था। अब यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की एग्जांपल देख रहे हैं, मतलब आया हुआ है कि नहीं वो देख रहे हैं। देखो, हाँ ये देखो, डिस्कस एनालिटिकली द कॉम्पोजिशन, है ना, कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर एसएचएम हैविंग सेम पीरियड along the same path, obtain the expression for resultant amplitude, find the resultant amplitude when the phase difference is 0 and this। तो यहाँ पे सारा कुछ वही कुछ किया हुआ है। आ रही बात समझ में। तो हम ये आसानी से कर सकते हैं, इससे हम डिफिकल्ट करेंगे तो थोड़ा सा आसान पूछा है, और हम करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बने रहो। और भी क्वेश्चन आए थे पर मैंने एक ही दिखाया है, ठीक है। ओके अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक बॉडी का ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसको दो दो एसएचएम मिल रहा है। दो दो एसएचएम का मतलब क्या है, उसके बाद दो अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकते हैं, है ना, लेकिन प्रोवाइडेड हमारे पास उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या हो गया कि एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब टाइम पीरियड सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, सब सेम हो गया। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है, एक सेकंड में मान के चलो एक भाई साहब पहला एसएचएम 10 चक्कर करता है, दूसरा भी 10 ही चक्कर करेगा, ऐसा समझ लेना। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में एक 10 चक्कर कर रहा है दूसरा 20 कर रहा है, फिर वो हम कंबाइन नहीं कर सकते ऐसे करके, है ना। उसका कॉम्बिनेशन फिर अलग होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसमें बीट का निर्माण होता है ना, जो कि आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पढ़ाया जाएगा। फिर जब जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ फेजेस हम कर रहे हैं वो सेम फेज वाले का है। सेम फेज का मीनिंग क्या है, सॉरी सेम फेज नहीं, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले का। फेज सेम नहीं है, फेज तो अलग अलग है ही ऑब्वियसली, है ना। तो फेज कैसे अलग अलग है, ओमेगा टी और दूसरे को ओमेगा टी प्लस 5, कुछ ना कुछ इनके बीच का फेज डिफरेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका ऑल्टरनेटिंग करंट में काम आएगा, यही आपका वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, यही आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में काम आएगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आपके निहाल सर लेने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो आप उसको देख लेना जरूर, ठीक है। अभी देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं x1 प्लस x2, है ना। कैसे मान के चलो, पहला एसएचएम है जिसको 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करा गया, दूसरा एसएचएम है जिसको कैसे डिस्प्लेस करा गया, 3 सेंटीमीटर। तो दोनों मिलके कितने आ गए, 4 प्लस 3।
अभी इसी के अलावा ऐसा भी हमने सेम डायरेक्शन में कर दिया, उल्टा भी हो सकता है तो 4-3 भी हो जाएगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके से कौन से टाइम पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जा रहा है ना, तो ऐसा हम करेंगे। पर चलो शुरू करते हैं। मान के चलिए x1 ये है और x2 ये है, तो किसी भी टाइम t पर आप सिंपली ऐड करोगे, उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो x है वो दोनों का समेशन है, तो हमने x1 और x2 को जोड़ लिया, दो SHM को जोड़ लिया है ना, a1 sin ओमेगा टी और a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। डेरिवेशन है छोटा सा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, मैंने कई बार किया है तो मुझे आसानी से आता है, मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ। ये छपा छपाया क्यों है, क्योंकि जल्दी से हो जाए, आसान हो जाए, नहीं तो एक बंद करके भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी करोगे तो हो जाएगा, काम आसान हो जाए, जल्दी हो जाए, इसीलिए कम टाइम में हमको ज़्यादा आउटपुट देना है इसीलिए। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं हम। अगर मान के चलो हमने इसको जोड़ा तो ये तो ठीक है, इसको ओपन कर दो, खोल दो, तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लिया, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा। ठीक है, अभी यहाँ पर इस तरीके से आ गया हमारा। अब हमारा टारगेट ये है कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि हम x कह रहे हैं, ये x भी एक नया SHM ही बनेगा। तो नया SHM जब बनेगा तो उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, है ना, उसके बगल में साइन कुछ तो भी होगा, क्योंकि साइन कुछ तो भी और बगल में जो लिखा होता है एम्पलीट्यूड, तो वही फॉर्मेट होता है SHM का, वही फॉर्मेट होता है किसका, SHM का। तो वो सेटिंग हम करने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि फाइनली जो आने वाला है x इक्वल्स टू सम पोजिशन दैट इज फॉर a net and some position which is having sin some again position some vacuum constant space खाली, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस कुछ तो भी होगा। अगर ये ओवरऑल ये चीज लिखा हुआ है तो इसी को तो हम SHM इक्वेशन कहेंगे, हाँ कि ना। ये चीज समझना बड़े ध्यान से, बहुत आसान है, ये चीज अगर ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा आसानी से। चलो शुरू करते हैं। तो मेरा टारगेट है कि साइन का कुछ तो फंक्शन लेके आना है, तो हमको सेटिंग करना पड़ा फिर से। तो कैसे आएगा सेटिंग ऐसा, तो साइन ए प्लस बी ऐसा अगेन, अरे यार ऐसा है क्या, साइन ए प्लस बी, तो यानी हम क्या करते हैं ना, मैंने कुछ साजिश करी। क्या साजिश करा हमने, साइन ओमेगा टी यहाँ भी दिख रहा है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी दिख रहा है, तो हम इसको एक बाजू ले लेते हैं। हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a1 बचा और यहाँ पे बचा a2 cos फाई, है ना। तो ये a1 प्लस a2 cos फाई, और ये वाला फिर से cos ओमेगा टी अलग कर लिया, फिर a2 sin फाई को यहाँ लिख लिया। समझे कि नहीं समझे। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस अल्फा, हमने ऐसा मान लिया कॉस अल्फा, है ना, क्योंकि हमको सेटिंग करके अल्फा यहाँ लाना है, समझे। तो साइन इंटू कॉस अल्फा और एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ए तो चाहिए ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी तो लाना है। यहाँ पे हमने इस पूरी चीज को a1 प्लस a2 कॉस पाई को हमने a कॉस अल्फा माना है। हमने क्या माना है, a कॉस अल्फा माना है। देखते हैं, देखो a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने a कॉस अल्फा माना है, और a2 साइन फाई को हमने a साइन अल्फा माना है। सेटिंग हो गई ना हमारी। देखो अगेन, a को बाजू में रखो फिलहाल, है ना, a को हमने बाजू में रखा, है ना, तो क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत सेटिंग अच्छी हो गई हमारी, है ना। तो यानी हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। देखो इसको एक्सपेंड करके वापस वो आता है क्या, बिल्कुल आता है। अभी जो a है हमारा, यही तो है हमारा a नेट, a है नेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM। फिर जो अल्फा है वो फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट SHM। अल्फा क्या है, फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट SHM। आई बात समझ में। अब अगर आप दोनों का स्क्वायर करोगे, अभी यहां से देखो, हमने करने को तो बनाने को तो बना लिया नया कुछ तो भी, लेकिन नया जो इक्वेशन है उसमें जो नए मेहमान हैं उनको हमने परिचय कराया ही नहीं। हमने उनको कुछ तो एज्यूम किया था ना, हमको अल्फा का पता है ना हमको ए का पता है। हमको तो a1 a2 पता था, हमको तो फाई पता था, हमको ओमेगा टी पता था। हमको तुमने नई चीज लिया है, फाई लिया है, सॉरी अल्फा ले आया और ए ले आया, हमको बताया ही नहीं। तो इससे हमने इंट्रोडक्शन करवाया। तो हमने इसी से पूछा, चल बता भाई कि अल्फा को कैसे लिखें, ए को कैसे लिखें, a1 a2 और नोन टर्म्स के साथ में। तो हमने फिर से उससे पूछा, तो बोला कि तुम मेरे को स्क्वायर करके जोड़ लो। तो क्या किया, इसको हमने स्क्वायर करके जोड़ा। स्क्वायर करके जब जोड़ा तो क्या हो गया, a कॉस अल्फा का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया इधर पे, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा।
तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया ए स्क्वायर, राइट साइड में a1 प्लस a2 कॉस फाइव को तोड़ दो स्क्वायर करके, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 1 a2 a1 कॉस फाइव ऐसा। फिर दूसरे वाले को a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। जब तुमने ये सब चीजें करी तो फिर से a2 स्क्वायर यहाँ a2 स्क्वायर यहाँ कॉमन लेकर के कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव फिर से 1 हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 सॉरी 2a1 a2 कॉस फाइव a2 a स्क्वायर था, पर यहाँ पे स्क्वायर अगर नहीं लिखे तो रूट में आएगा। तो ये हमने बहुत अच्छा काम किया है, a को a1 a2 और फाइव के टर्म्स में लिख लिया, हमारा काम बन गया। तो a बराबर रूट अंडर दिस, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान था, बहुत आसान था। ऐसा तो कहीं देखा देखा लगता है, कहाँ देखा है? ये वेक्टर में हमने देखा है। कहाँ देखा है हमने इसको? वेक्टर में देखा है। वेक्टर में कुछ ऐसा ही तो था। अच्छा देखते हैं वेक्टर डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, बनाया है ना, बनाया बनाया बनाया। अच्छा फिर से वैसे ही तुमने अभी ए बताया है, तुमने अल्फा कहाँ बताया? अल्फा बताओ, अल्फा कैसे करें? तो अल्फा बताओ ना, 2/1 करके भाई, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होएगा तो टेन अल्फा ही तो आएगा, आएगा कि नहीं? तो a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ये हमें बन गया ऐसा। अब ये दोनों जाना पहचाना है, कुछ भी पुराना है, हर कुछ पुराना है, ये दोनों जाना पहचाना है। कैसे? टेन अल्फा बराबर दिस और ए दिस। तो इसको देख के हमको लगता है कि हमने इसको वेक्टर में पढ़ा है, तो हमने वेक्टर का डायग्राम किया। हमने ऐसा माना कि a1 a2 दो वेक्टर हैं, असल में ये दो एम्पलीट्यूड है जिसको हमने वेक्टर माना है। दो क्या है? ये एम्पलीट्यूड है जिनको हमने वेक्टर माना है। हमने a1 लिखा, हमने a2 लिखा, ये a1 हो गया, a2 हो गया, और फाइव उनके बीच का एंगल है जो कि फेज डिफरेंस था। फाइव उनके बीच का एंगल जो है हमने दिखाया है वो क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या है वो? फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कैसे? तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है फेजों का डिफरेंस। फेजों का डिफरेंस क्या है? यहां पर देखो, दो अलग अलग एसएचएम है हमारे पास। a1 साइन ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मेरे भाई फेज डिफरेंस क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी फाइव ही तो आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यही हमारा फेज डिफरेंस है। और ये फेज डिफरेंस को हमने यहाँ पे लिखा है, फेज डिफरेंस को हमने यहाँ पे लिखा है कैसे? ऐसे। फेज डिफरेंस यहाँ पे एंगल है जो हम वहां करा करते थे, दो वेक्टर ए और बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, वही यहाँ पे फाइव है। बिल्कुल मैच खा रहा है ना? अब यहाँ पर हमने बोला कि ये एंगल लिख के होता अल्फा। अल्फा असल में एंगल होता था रिजल्टेंट का और किसी एक बेस का। तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे ए नेट डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसका रिजल्टेंट है। और यहाँ पे अल्फा उसका क्या है? अल्फा उसका रेफरेंस है, वो एंगल है। असल में यहाँ पे नया फेज कांस्टेंट है जो कि किसके लिए है? जो कि आपका रिजल्टेंट के लिए है ना? तो अल्फा हमने लिखने की कोशिश करी इसको, इसका पर a2 है, ये a2, तो ये भी a2, सॉरी है ना, ये भी a2 है ना। तो फिर ये वाला a2 साइन फाइव और ये a2 कॉस फाइव। फिर ये वाला ट्रायंगल में देखो, tan फाइव, tan अल्फा कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस a1 प्लस a2 कॉस फाइव। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? कुछ ये चीज था, और ये चीज से हमारा समाप्त हो गया क्या? ऑसिलेशन। एक छोटी सी चीज बची हुई है जिसका नाम है रेफरेंस सर्कल मेथड। जो पूछा हुआ है वो रेफरेंस सर्कल मेथड हम करते हैं। तो हम एक पेज और बना लें, है ना, और इस पेज को इसके अंदर घुसा लें। ठीक है, चलो, नहीं पेज आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हम लिखते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। यहां तक बात समझ आई है? बिल्कुल। रेफरेंस सर्कल मेथड। ठीक है, रेफरेंस सर्कल मेथड में क्या होता है, हम ध्यान से अगर देखें तो असल में ध्यान से देखना बहुत आसान है ना? कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। देखो अभी हमारे पास ये ऑसिलेशन है, ध्यान से देखना, है ना। अभी जो ऑसिलेशन है ये है आपका मीन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट वाला और एक्सट्रीम पोजीशन राइट वाला। ठीक, हमने ऐसा माना, है ना, ये एक हमारा ये दूरी a है, प्लस a है ना, ये प्लस a और ये वाला माइनस a, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस a हुआ। तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसा सोचें कि एक हमारा ऐसा समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से ये लाइन था आपका, है ना, और ये दूरी a, ये दूरी भी a, तो ये दूरी भी a,
और फिर ये दूरी भी a। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, अच्छा क्या मैंने बोल दिया, सॉरी, सर्कल बनाया। क्या बनाया हमने? सर्कल बनाया। जो सर्कल हमने बनाया कुछ इस तरीके से, मोटा मोटा हमने किया है मेरे भाई समझने के लिए, पर मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, है ना। ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, लगभग नहीं अच्छा बन रहा, कोई बात नहीं, अगली बार जो बनेगा उसी में काम चला लेंगे। चलो बन गया, काम चलाओ। ठीक है, बन गया मोटा मोटा। अब देखो हमने क्या किया इसके अंदर, समझो एक सिंगल सर्कल है, एक ही समझना तुम। ठीक है, हमने एक यहाँ पर, हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना, अब हो गया काम हमारा, है ना, हो गया, बस बस बस। ठीक है, हमने क्या सोचा कि देखिए एक हमारे पास पार्टिकल है m, जैसे कि उसके अंदर मास m था। ये पार्टिकल भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। पार्टिकल कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, कुछ रफ्तार के साथ। उसका रफ्तार क्या है? ओमेगा। ये रफ्तार है, रफ्तार। रफ्तार का मतलब स्पीड, रफ्तार का मतलब स्पीड, स्पीड, है ना। और ये ओमेगा असल में उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने माना एक पार्टिकल है, एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है, और उस सर्कुलर मोशन में चल रहा है एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो ऐसा चल रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे ये समय शून्य है, और सॉरी ये समय शून्य है, ऐसा मान के चलो, एक थोड़ा समय और, समय शून्य पे यहाँ था t=0 पर, और ये वैल्यू कुछ तो भी थीटा नॉट था, है ना। और कहीं भी समय t पर ये कहीं यहाँ चला जाता है, t है। अब हमने क्या किया, रेफरेंस अब लेना शुरू किया। हमने ये बोला कि इसका रेडियस कितना था, a रेडियस के साथ ये घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, और उसकी स्पीड ओमेगा है। और कहीं ना कहीं ये जैसे जैसे आगे जाता तो हमने इसका प्रोजेक्शन लेना शुरू किया। ये वैल्यू a है तो हमने इसका प्रोजेक्शन लिया। प्रोजेक्शन इसका कैसे लिया? इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसे लिया, देखो इससे करता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, है ना। ये वैल्यू तो a है, हमको पता ही है। अब यहां से लेकर के कहां तक, है ना, हमने यहां से लेके यहां तक ये वाला लेंथ मेजर किया। अगर ये a है तो ये एंगल जो थीटा था, तो ये वाला कितना हो गया, a cos थीटा। क्या हो गया ये? a cos थीटा। ठीक है, अच्छा, ओके, वेरी गुड। और ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया हमारा a sin थीटा। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, है ना। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ जरा ध्यान से समझना, है ना। ये जो थीटा है ना, उसको तुम लिख सकते हो, थीटा को कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी। थीटा को कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन में, थोड़ा सा और एक कुछ और मैं मॉडिफिकेशन कर दूं ताकि एकदम से मैच कर जाए, है ना। ये बस रेफरेंस वाली चीज़ है और कुछ नहीं। हम ऐसा थोड़ा सा और एज्यूम्शन क्या लाते हैं, ये जो पार्टिकल है ना वो घूम रहा है, लेकिन वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों? ताकि हमारा ये हो जाए, ये एंटी क्लॉकवाइज भी सही था लेकिन समझ में थोड़ा उल्टा पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसको कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज। थीटा है ये, ठीक है, ये थीटा है। और ये टी इक्वल्स टू टी पे, और थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? थीटा इक्वल्स टू ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया हमारा ये वाला वर्टिकल। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? ओमेगा इंटू टी, है ना। समय शून्य पे मान के चलो यहाँ पे था, तो समय शून्य पे वहाँ पे था, तो टी समय में वो कितना चला जाएगा? ओमेगा टी। स्पीड इंटू टाइम चलता है ना। एंगुलर स्पीड अगर आपको दिया है, अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा बराबर क्या हो गया? ओमेगा टी हो गया। तो ओमेगा टी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो अलग अलग प्रोजेक्शन देखे हमने, एक हॉरिजॉन्टल वाला और दूसरा वर्टिकल वाला, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं, एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा हमारा? ये अगर a है तो ये वाला लाइन आएगा, और ये लाइन है साइन थीटा, तो आ जाएगा x बराबर a साइन थीटा, आएगा ना, है ना। मैं इस वाले पेन से करता हूँ, यहाँ से यहाँ अगर ये a है तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा a कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा a साइन थीटा, है ना। तो a साइन थीटा हो गया, ये x का प्रोजेक्शन है। अलोंग y का प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू a कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा हमारे काम का नहीं है फिलहाल, है ना। कॉस थीटा हमारे काम का नहीं है ना। यानी हमको y वाले से मतलब नहीं है, लेकिन x वाले से मतलब। ये देखो कुछ मिलता है, a को साइन थीटा को हम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और साइन ओमेगा टी तो मैच करता है ना, साइन ओमेगा टी मैच करता है कि नहीं?
इस साइन ओमेगा टी असल में, ये असल में एसएचएम का इक्वेशन है। इसका मतलब अगर आप किसी भी पार्टिकल को जिसको आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो उसकी स्पीड अगर ओमेगा है और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है और रेफरेंस अगर तुमने वर्टिकल से लिया है, तो किसी भी टाइम टी पर, है ना, अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो एक्स के अलोंग, तो असल में वो एसएचएम का इक्वेशन कहलाता है, उसका पोजिशन का इक्वेशन कहलाता है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ है, ये इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ है, ये क्रॉस करके फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ क्रॉस करके यहाँ पहुंचा, तो इसका हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन यहाँ है, फिर यहाँ पहुंचा, फिर ये यहाँ पहुंचा। तो ये देखो तुम जब इसका प्रोजेक्शन लोगे तो इसी लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। पार्टिकल कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में, और प्रोजेक्शन उसका हॉरिजॉन्टल पे अगर हम ले रहे हैं तो वो इसी पाथ पे वो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसा मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एसएचएम हो रहा है, लीनियर एसएचएम हो रहा है ना। तो और उसका प्रोजेक्शन अगर हम लेते हैं किसी भी टाइम टी पर एक्स के अलोंग, तो हमको उसका इक्वेशन मिलता है। ओके, इसमें और भी बातें हैं। और क्या बातें हैं? अगर आप इसका स्पीड देखोगे, है ना, ये इस तरीके से ये घूम रहा था, मैंने बताया इसका स्पीड v है ना। क्या इसका स्पीड v? थोड़ा और आगे हम चलते हैं तो हम और आगे चलेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। मान के चलो यही सर्कल था हमारा, ठीक। किसी भी टाइम t पर उस पार्टिकल को अगर हमने बनाया, यही हमारा पार्टिकल है ना, उसकी रफ्तार इधर पे v, ठीक। अब इसका अगर आप देखोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? r ओमेगा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? a ओमेगा, ठीक है। v के भी दो कॉम्पोनेंट लिए हैं हमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये एंगल चूंकि थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा, तो कितना हो जाएगा? ये v का मतलब a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। समझे कि नहीं समझे? ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये वाला ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपका x बराबर a इंटू साइन ओमेगा टी है पोजीशन, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते थे dx बाई dt, है ना, तो क्या आता था? ये आता था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे ये तो वेलोसिटी थी असल में, यानी वेलोसिटी जो उसका है टेंजेंशियल वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में घूमेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी होगी, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो असल में लीनियर एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमने सीखा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक्सेलरेशन अगर हमसे पूछा जाए तो एक्सेलरेशन हमने क्या सीखा है? एक्सेलरेशन मैं इसी के अंदर ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सेलरेशन असल में हमने इधर इधर पे सीखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल होता है। तो रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर अब ए लिखेंगे हम। अब इसके भी दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अगर ये थीटा है तो ये वाला हो गया हमारा ये ओमेगा स्क्वायर ए इंटू, ये थीटा इधर से बना है तो ये कॉस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? साइन, है ना। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी या थीटा। तो फिर से आप देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स हम कह सकते हैं, ये वी एक्स था, है ना। तो फिर से कितना हो जा रहा है? ये ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन, सॉरी, हाँ, साइन ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करके आता है। मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर वेलोसिटी का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो लीनियर सिस्टम की वेलोसिटी को देगा, अगर जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो वो उसका एक्सेलरेशन देगा, जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर में, याद होगा आपको, यही सीखा था। तो रेफरेंस सर्कुलर मेथड यही है कि हम क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल को एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, और रेफरेंस के तौर पे हम कुछ एक पोजीशन ले लेते हैं, वहां से हम एंगल मेजर करते हैं, और हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बता सकते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसकी एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने पहले लीनियर सिस्टम में पढ़ा था। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो हमारा रेफरेंस सर्कल मेथड है, इसमें जो एक, सॉरी, इसमें एक जो सवाल जो हमने देखा था पार्ट, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है ना। तो उसके बाद हम ये चीज़ ख़त्म करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर हो गया है हमारा। कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट हैं वो हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
ठीक है, ये हम इस पे कर सकते हैं फेज डिफरेंस जो हमने वहाँ पे किया था। न्यूमेरिकल्स आ गए है ना। तो रेफरेंस सर्कल मेथड में ज़्यादा सवाल नहीं पूछा, एक पूछा था जो हमें उस दिन दिखा था, है ना। एक बार मैं और देख लेता हूँ वापस से, तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, है ना। एक बार आया है बस, पर फिर भी हमने कर लिया। ये देखो, है ना, ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। रेफरेंस सर्कल मेथड डिफाइन लीनियर एसएचएम मार्च 2016 में, सो दैट एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी डायमीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो, ये चीज़ हमने किया है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और न्यूमेरिकल का पार्ट इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो हमने 3 लेक्चर्स लिए, और तीनों लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये तो करंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी दोनों के मिल जाएंगे, इसका नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर चेकआउट करिए। और कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें, जो भी डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।